नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस एग्जाम 2022 और एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए जीएस पेपर के लिए टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज का ये आपका 22वां सेट है। इसके पहले 21 सेट हम हल करा चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहां से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी के लिए मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर, जिसमें आपको 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 2 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। और यदि आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है आपको फ्री दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो यदि आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमारा रेफरल कोड आप यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों इस 27 फरवरी अनअकैडमी यूपीपीएससी में एक महान युद्ध होने जा रहा है, द अल्टीमेट स्कॉलरशिप टेस्ट ऑन यूपीपीएससी। एक दिलचस्प स्कॉलरशिप टेस्ट जहां आप अपने दोस्तों को अनअकैडमी कॉम्बैट में भाग लेने के लिए चुनौती दे सकते हैं और यूपीपीएससी के लिए भारत की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप परीक्षा में उनके साथ लाइव कंपटीशन कर सकते हैं। यह पूरी तरह से फ्री टेस्ट है, तो बिना देर किए जल्द से जल्द इनरोल करें और हमारा कोड एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER का यूज करें। रैंक 1 से लेके 3 तक के लिए यूपीपीएससी का 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जाएगा और रैंक 4 से 10 के लिए जो है 75% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। रैंक 11 से 50 तक के लिए 50% स्कॉलरशिप है और रैंक 51 से 100 तक के लिए 25% स्कॉलरशिप है और 50 लकी पार्टिसिपेंट को जो है आकर्षक इनाम जीतने का भी मौका इसमें मिलेगा। तो नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनरोल हो सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है यहाँ पे, भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्य के अधीन सेवाओं से संबंधित है? 4 विकल्प दिया गया, इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, भाग 14। भारत के संविधान का भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाओं से यह संबंधित है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय सेवा या राज्य सरकार के किसी भी सरकारी कर्मचारी को पद हटाया जाना या अवनत किया जाना से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा, 311। अनुच्छेद 311(1) में दिया गया है कि अखिल भारतीय सेवा या राज्य सरकार के किसी भी सरकारी कर्मचारी को अपने अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जाएगा जिसने उसे नियुक्त किया था। और अनुच्छेद 311(2) में दिया गया है कि किसी भी सिविल सेवक को उस जांच के बाद बर्खास्त या हटाया या उसे रैंक को कम नहीं किया जाएगा जिसमें उसे आरोपों के बारे में सूचित किया गया है और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर दिया गया है। तो यहाँ पे जो है अनुच्छेद पूछा गया था किससे संबंधित है, 311 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया इसमें, इसका गठन प्रधानमंत्री करता है। दूसरा है, यह एक संवैधानिक निकाय है। तो कौन सा इसमें कथन सही है? तो इसमें यदि देखें तो आपका केवल दूसरा जो दिया गया कि यह एक संवैधानिक निकाय है, सही है। और पहला इसका दिया गया कि इसका गठन प्रधानमंत्री करता है, तो ये आपका गलत है। अंतर्राज्यीय परिषद यदि पूछे आर्टिकल किस आर्टिकल से संबंधित है, 263 में है। 263 के अनुसार जो है केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है यदि किसी भी समय राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में हो। तो यहाँ पे जो है दिया गया कि पहला इसका गठन प्रधानमंत्री करता है, तो गलत हो जाएगा। गठन किसके द्वारा किया जाता है? वह राष्ट्रपति के द्वारा। और दूसरा दिया गया कि यह एक संवैधानिक निकाय है, इसका वर्णन अनुच्छेद
अनुच्छेद 263 में है। तो दूसरा तो सही है, सही आपसे पूछा गया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 2। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन, भाग 20 में है। संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद यदि पूछा जाए तो अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान है। संशोधन के 3 प्रकार हैं। पहला तो है साधारण बहुमत, दूसरा है विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत के साथ साथ जो कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन होना चाहिए। संसद द्वारा साधारण तरीके से किया गया संशोधन को संविधान संशोधन का अंग नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें संसद सामान्य बहुमत से विधि बना सकती है। तो यहाँ पे भाग पूछा गया था, भाग 20 हो जाएगा। संविधान संशोधन यदि अनुच्छेद पूछा है तो 368 याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वह है अनुच्छेद 108, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत देखा जाए तो राष्ट्रपति दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक बुला सकता है। बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त बैठक, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है उसकी अध्यक्षता करता है। दोनों ही क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे अनुच्छेद पूछा गया है, किस अनुच्छेद में है यह? तो अनुच्छेद 108 में दिया गया है यह। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 42वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है कि संविधान की प्रस्तावना में केवल समाजवादी एवं अखंडता 2 शब्दों को जोड़ा गया, गलत है। संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा लोकसभा की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। फिर बाद में इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा फिर दोबारा जो है इसे घटा करके 5 वर्ष ही कर दिया गया। और जो इसके द्वारा जो है यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही भाग 4 में जो है अनुच्छेद 51 डी जोड़ा गया। इसे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर शामिल किया गया था मूल कर्तव्य को। तो मूल कर्तव्य भी पूछा जाता है। और यहाँ पे जो दिया गया है कि इसमें समाजवादी एवं अखंडता 2 शब्दों को जोड़ा गया था, गलत है। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता 3 शब्दों को जोड़ा गया था। तो बाकी जो है यहाँ पे सभी सही हैं, और डी ऑप्शन जो दिया गया ये गलत है। इसलिए आपका पूछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है, डी ऑप्शन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का सिद्धांत अमेरिका से लिया गया है। दूसरा, इसका वर्णन प्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13 में किया गया है। तो कौन सा कथन इसमें सही होगा? तो इसमें पहला तो सही है, दूसरा गलत है। इसलिए सही कथन पूछा गया था केवल एक, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का सिद्धांत वह यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय विधायिका द्वारा पारित ऐसे कानून एवं कार्यपालिका के ऐसे आदेशों को अवैध या असंवैधानिक घोषित कर सकता है जो संविधान का उल्लंघन करते हैं। इसका प्रावधान संविधान में प्रत्यक्षतः नहीं किया गया है, किंतु अनुच्छेद 13, 32 और अनुच्छेद 226 में अप्रत्यक्ष रूप से इसका उपबंध करता है। तो दूसरा तो इसलिए गलत है आपका, केवल एक सही हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन लड़ने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसमें दिया गया है भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है 30 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तीसरा, लोकसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित होना चाहिए। और चौथा, किसी भी लाभ का पदधारी नहीं होना चाहिए। तो आपको कूट से सही उत्तर चुनना है। तो इसमें जो है आपका जो दूसरा दिया गया है कि राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन लड़ने के संदर्भ में जो है कौन सा सही है, तो यहाँ पे जो दूसरा दिया गया है कि 30 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, ये आपका गलत है। बाकी पहला तो सही है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद तीसरा भी सही है, लोकसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित होना चाहिए। और चौथा भी सही है, यहाँ पे किसी भी लाभ का पदधारी नहीं होना चाहिए। तो 1, 3, 4 यानी कि सी विकल्प यहाँ पे सही होगा। अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति के पद संबंधित जो है वर्णन। तो अनुच्छेद 58 के अंतर्गत एक अभ्यर्थी को राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन लड़ने के लिए जो आवश्यकता है, जो शर्त है, यह होना चाहिए कि भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र जो है 35 वर्ष
पूरी होनी चाहिए। यहाँ पे 30 दिया गया था इसलिए आपका गलत हो जाएगा। और लोकसभा का सदस्य होने के लिए वह अरहित होना चाहिए। और भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन या किसी भी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन जो है किसी भी सरकार के नियंत्रण अधीन किसी भी लाभ का पदधारी वह नहीं होना चाहिए। तो 1, 3, 4 सही है, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे जो दिया गया है बी विकल्प कि संविधान की 5वीं अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। ये आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो राज्यसभा जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, वो इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। और किसी राज्य के लोग राज्य की विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं और इसके बाद विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। संविधान की चौथी अनुसूची यहाँ पे 5वीं दिया गया है। संविधान की जो है चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। तो इसलिए आपका यहाँ पे बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और राज्यसभा के सदस्यों को 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है और राज्यसभा के सभी सदस्य एक साथ अपना कार्यकाल पूरा नहीं करते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य वह रिटायर यानी कि सेवानिवृत्त होते हैं, इसलिए राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? तो ये एक अस्थायी सदन भी है। तो बाकी सभी सही है। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है? गलत है। तो आपसे पूछा गया था सही नहीं है कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया यह एक संवैधानिक संस्था है। दूसरा, इसे संलग्न कार्यालय का दर्जा प्राप्त है। तो कौन सा सही है इसमें? तो इसमें दूसरा तो सही है, पहला गलत है। संवैधानिक संस्था नहीं है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसे कहते हैं सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो भ्रष्टाचार निवारण विषय पर गठित संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। बाद में इसे कार्मिक मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया और अब इसे संलग्न कार्यालय का दर्जा प्राप्त है। तो यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है, याद रखिएगा। सीबीआई इसे जो है संलग्न कार्यालय का दर्जा प्राप्त है। तो केवल 2 यहाँ पे सही होगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय मार्शल आर्ट एवं संबंधित राज्य के संदर्भ में सही सुमेलित है। पहला दिया गया सिलंबम कर्नाटक, थांगटा मणिपुर, तीसरा है कलारियापट्टू केरल। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें दूसरा तीसरा तो सही है। पहला जो दिया गया सिलंबम कर्नाटक, ये आपका गलत है, ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु। बाकी जो है सभी आपका थांगटा मणिपुर का है। गटका पूछा जाता है, याद रखिएगा, गटका पंजाब से संबंधित है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा दूसरा तीसरा यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है, प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिया गया कि एक पांव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है, पहला इसमें आपका सही है। त्रिभंग एक बहुत जो है आपका स्त्रीयोचित मुद्रा है, जिसमें शरीर, गले, धड़ और घुटने पर मुड़ा होता है। धड़ संचालन व ओडिसी शैली का एक बहुत महत्वपूर्ण और एक विशिष्टतम लक्षण है। इसमें शरीर का निचला हिस्सा तो स्थिर रहता है और शरीर के ऊपरी हिस्से के केंद्र द्वारा धड़ व धुरी के समानांतर एक ओर से दूसरी ओर गति करता है। तो त्रिभंग उसे कहा जाता है, त्रिभंग। तो यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह लिखा गया है भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है, लोसांग नामक उत्सव मनाया जाता है, तो ये सिक्किम में मनाया जाता है, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और यह जो है फसल कटाई के अवसर पर लोसांग महोत्सव या उत्सव मनाया जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं के बढ़ने का सही क्रम क्या है? पहला दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा है एक गांधी इरविन समझौता, तीसरा है पूना पैक्ट और चौथा है नेहरू रिपोर्ट। तो इसमें जो है आपको बढ़ते क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले इसमें देखा जाए तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत किया गया। उसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। फिर आपका पूना पैक्ट हुआ 1932 में। तो 4 यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका 4, 1, 2, 3 यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें जो है पहला जो दिया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर का एक अन्य नाम भानु सिंह ठाकुर भी था। तो बिल्कुल सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो अन्य नामों में जाना जाता है इनको भानु सिंह ठाकुर, जिसे भोनिता कहते हैं, गुरुदेव, कवि गुरु, इन सभी नामों से इनको जाना जाता है। तो पहला तो सही है। दूसरा दिया गया इसमें बी ऑप्शन, उन्होंने केवल भारत का राष्ट्रगान लिखा है। तो यहाँ पे जो है गलत हो जाएगा आपका। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है भारत का राष्ट्रगान के साथ साथ उन्होंने जो है बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा, जिसे आमार सोनार बांग्ला कहा जाता है। तो इसलिए आपका दूसरा यहाँ पे सही नहीं है। और सी ऑप्शन सही है आपका, वह नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। तो बिल्कुल सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। तो डी ऑप्शन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो बिल्कुल सही है ये भी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही दिया गया था। तो बी ऑप्शन इसमें सत्य नहीं है दिया गया, उन्होंने केवल भारत का राष्ट्रगान लिखा। भारत का राष्ट्रगान यानी कि जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया था, और इनके द्वारा बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा गया, आमार सोनार बांग्ला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली किसके द्वारा प्रयोग की गई थी? तो ये प्रयोग किया गया था डुप्ले के द्वारा, सबसे पहले पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली की बात करें तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग करते हुए भारतीय राजाओं को सहायता देने व बदले में उनसे धन लेने की शुरुआत की थी। परंतु सहायक संधि की व्यापकता वह बेलेजली के काल में देखने को मिली, जब उसने इसे अंग्रेजी राज्य के विस्तार का साधन बनाया था। तो सबसे पहले पूछा गया था, तो डुप्ले ने शुरू किया था सहायक संधि प्रणाली। और लेकिन जो फेमस हुआ या इसका विस्तार जो हुआ वह अंग्रेजी गवर्नर जो था वह था वेलेजली के समय में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, सबसे पहले पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया इसमें, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व वसूली की अस्थायी व्यवस्था प्रारंभ की थी। और दूसरा है कि आरंभ में यह व्यवस्था 20 वर्ष के लिए लागू की गई थी, किंतु 1793 ईस्वी में इसे अस्थायी बंदोबस्त में परिवर्तित कर दिया गया। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें दूसरा देखा जाए तो ये आपका सही नहीं है। पहला तो इसमें सही है। अस्थाई जो भू राजस्व व्यवस्था थी, जिसे इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता था, यह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो भू राजस्व वसूली की अस्थायी व्यवस्था लागू की थी। आरंभ में यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए लागू की गई थी, किंतु 1793 में इसे अस्थायी बंदोबस्त में परिवर्तित कर दिया गया। ब्रिटिश भारत के करीब 19% भाग पर यह व्यवस्था थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग और कर्नाटक के कुछ क्षेत्र में यह व्यवस्था लागू थी। इस व्यवस्था में जमींदारों को भूस्वामी के रूप में मान्यता दी गई। इसके अंतर्गत जमींदार अपने क्षेत्रों से भू राजस्व की वसूली का 1/11 भाग अपने पास रखता था तथा शेष 10/11 भाग अब कंपनी के पास वह जमा कराता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि जमींदार की मृत्यु के उपरांत उसकी भूमि उसके उत्तराधिकारियों में चल संपत्ति की भांति वह विभाज्य होगी। कॉर्नवालिस ने 1794 में सूर्यास्त कानून बनाया। इसके तहत यह घोषित किया गया कि यदि पूर्व निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक सरकार को लगान नहीं दिया गया तो जमींदारी वह नीलाम हो जाएगी। तो इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा इसमें आपका सही नहीं है, पहला तो सही है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बटलर समिति का संबंध है किससे?
तो यह संबंधित है भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच से। बटलर समिति का गठन हुआ था 1927 में। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य था कि भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने के लिए सिफारिश करना। तो डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। समिति का गठन पूछा है 1927 में इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 जून योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो यह योजना प्रस्तुत की गई थी लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल शामिल हुए थे। इसके परिणाम स्वरूप लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून को अपनी योजना प्रस्तुत की थी और इसे माउंटबेटन योजना और 3 जून योजना भी कहा जाता है। तो सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। तो दोस्तों, ये था आपका आज के टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज का जो है 22वां सेट। इसके पहले 21 सेट हल कराए जा चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।